नमस्कार मित्रों, रोहित जीएस पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे और देखिए इसमें है क्या चीज़। तो देखिए आधुनिक भारत का इतिहास कब से शुरू होता है, तो जब औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बाद से आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होता है। यानी कि जब हमारे यूरोपीय जो कंट्री हैं, यानी जो वेस्टर्न कंट्री है, वे जब इंडिया में आने लगे तो तब से हम आधुनिक भारत का इतिहास बोलते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब औरंगजेब की मृत्यु यानी 1707 में जब उसकी जो डेथ होती है, तब उसके बाद से यह जो पीरियड होता है स्टार्ट होता है। तो देखिए आखिरकार क्या रीज़न था कि जो यूरोपीय कंपनी है इसको भारत आना पड़ा। क्या रीज़न था? कुछ रीज़न होंगे, कुछ मोटिव होगा उनका आने का। ऐसे थोड़े कि मुँह उठाए चले हैं। तो देखिए आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उससे पहले बता देते हैं कि थोड़ा सा जो इस टाइम माहौल है, जो वातावरण थोड़ा सा सेंसिटिव हो चुका है कोरोना को लेकर। तो जो कोरोना है काफ़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है, तो आप लोग घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगाइए, इधर उधर बेफालतू करना टहलिए और घर का एक कोना पकड़िए, वहाँ पर आप आराम से अपना स्टडी रूम या कुछ अपना सेटअप कर लीजिए, वहाँ पर आराम से बैठ कर पढ़िए। पढ़ाई में कोई व्यवधान न उत्पन्न हो, इसके लिए आप लोग इस पर थोड़ा सा विचार दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए क्या चीज़ है। तो जो सेकंड फेज है कोरोना की, काफ़ी तेज़ी के साथ इसका जो फैलाव बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। और जो सरकारें हैं वे भी अपना 110% दे रही हैं, लेकिन आप लोग भी अपना 110% दीजिए। बेफालतू का इधर उधर ना घूमें, क्योंकि अगर आप शिकार हो जाएंगे तो फिर घर पर बूढ़े बुजुर्ग होंगे, छोटे बच्चे होंगे, तो उसका भी ख्याल रखिए। तो देखिए यूरोपीय कंपनियों का आगमन, सबसे पहले बात करें तो ये देखिए जो यह पहले जो शुरुआत किया था यूरोपीय कंपनियों का, जो शुरुआत किया था, सबसे पहले जो इसको फंड देते थे ना, पैसे। देखिए अब यह जो सब आए थे, आपको पता होगा वास्को डी गामा, कोलंबस, ये तो सब अरबपति थे नहीं, राजा थे नहीं, ये सब एक साहसी नाविक ही थे। लेकिन इनको कौन पीछे से कौन पैसा देता था? तो वे जो वहाँ के जो राजकुमार थे, राजा थे, वे इनको पैसे देते थे और इनकी मदद करते थे, आर्थिक मदद करते थे, जिससे ये दूसरे देशों की खोज करते थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर क्या रीज़न था कि वास्को डी गामा को भारत आना पड़ा ना। तो आपको पता होगा, पहले हम वर्ल्ड मैप बनाते हैं। तो देखिए बहुत जल्दी से, यह आपको पता होगा, यह है नॉर्थ अमेरिका, यह मैक्सिको की खाड़ी आपको पता होगा। फिर यहाँ से यह साउथ अमेरिका, यह है यह देखिए है इंडिया, इधर का छोड़ देते। फिर इधर से आप जाएंगे, यह है इटली, और यहाँ पर ऐसे करके ये पूरा मैप है, इंडिया का मैप, सॉरी वर्ल्ड का मैप है। ये आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये यूरोप, ये एशिया। और इधर जाएंगे तो आपका यहाँ पर मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो देखिए पहले आप लोग नाम सुना होगा रेशम मार्ग। रेशम मार्ग क्या था? तो रेशम मार्ग यहाँ से जो चीन से होती हुई, यह जो दक्षिण पूर्वी एशिया, ये सब जो इलाका हुआ और जो रीजन हुआ चीन, उन सबसे व्यापार होता था। पहले इन सब का व्यापार होता था। तो यहीं पर है तुर्की, यहाँ पर यहीं पर है तुर्की। कुस्तुनतुनिया पर जो तुर्की लोग होते हैं वे अधिकार कर लेते हैं। तो ये जो ब्लॉक, ये जो रूट होता है ना, जो इधर पहले ज़्यादा था, जो लैंड रूट था, तो इस पर यह तुर्की था, तो यहीं पर कुस्तुनतुनिया था, इस पर अधिकार कर लेते हैं। तो इसको ब्लॉक कर देते हैं, यानी बंद कर देते हैं। तो जिससे जो व्यापार चल रहा था तो यह काफ़ी बंद हो जाता था। और उस टाइम लोग यह जानते थे कि भारत जो है सोने की चिड़िया है। भारत उस टाइम सोने की चिड़िया के रूप में बहुत विख्यात था। सोने की चिड़िया इसलिए विख्यात था क्योंकि ये जो आपका रेशम मार्ग दिख रहा है, रेशम मार्ग से देखिए ये जो व्यापार होता था। तो कनिष्क एक राजा था, कनिष्क, वह इससे काफ़ी टैक्स लेता था, चुंगी जिसको बोलते हैं, चुंगी ना। तो उससे चुंगी ले लेकर बहुत पैसा कमा लिया था। तो सब भरे पड़े थे यहाँ पर। तो उससे जो भारत था वह एक बहुत बड़ी सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था। तो ये जो लैंड रूट था, इस पर जब कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो जाता है तुर्कियों का, तो ये जो रूट होता है इसको ब्लॉक कर देते हैं। यानी कि इससे होकर तो ये जो
व्यापार अब इस साइड जो इतने ये जो रीजन है जो 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 यह देश है ना, वहाँ पर ये व्यापार नहीं हो पाता था। तो इसलिए अब देखिए यहाँ है पुर्तगाल आपका और यह है स्पेन, ये छोटा सा आपका पुर्तगाल है और ये स्पेन है, ठीक है। ये दोनों लोग क्या किए, सबसे पहले शुरुआत किए थे, देखिए यहाँ पर तो पुर्तगाल के जो राजकुमार था हेनरी द नेविगेटर, हेनरी द नेविगेटर, इसने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया लोगों को, मतलब पैसा दिया, फंड दिया अपने यहाँ से कि आप लोग नए देशों की खोज कीजिए। तो देखिए 1487 में बार्थोलोम्यू डियास उत्तमासा अंतरिक्ष पहुंचा। देखिए आप ऐसे समझिए इसको, ये इस पुर्तगाल है, 1487 में यह यहाँ से आया ऐसे होते हुए, ये दो अफ्रीका है, इसके पश्चिमी तट के किनारे होते होते यहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक, इसको बोलते हैं उत्तमासा अंतरिक्ष। देखिए अंतरिक्ष या किसको बोलते हैं, अंतरिक्ष किसको बोलते हैं, तो अंतरिक्ष हम उसको बोलते हैं जो थोड़ा सा भाग बाहर निकल रहा था, उसको हम अंतरिक्ष बोलते हैं। जैसे आप यह देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यह हम बना रहे हैं, तो ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पर ये अंतरिक्ष हो गया, फिर यहाँ पर निकल गया थोड़ा सा भाग, यहाँ अंतरिक्ष हो गया, फिर मान लेते हैं यह हमारा है तो यह अंतरिक्ष हो गया। तो जो थोड़ा सा भाग हमारा इधर सब सी मतलब पानी वाटर रीजन है, और जो लैंड वाला थोड़ा सा भाग हमारा बाहर निकल जाता है उसको हम अंतरिक्ष बोलते हैं। तो आप इसको समझ गए होंगे अंतरिक्ष क्या चीज़ होता है। तो यानी कि जो थोड़ा सा भाग बाहर निकल जाता है, नुकीला भाग, जैसे मान लीजिए जब यहाँ पर इंडिया में देखेंगे तो थोड़ा सा कोना निकला रहता है ना, तो जो इंडिया में थोड़े थोड़े कोने निकले रहते हैं उसको अंतरिक्ष बोलते हैं। तो आप समझ गए। तो यह जो 1487 में जो बार्थोलोम्यू डियास था वो उत्तमासा अंतरिक्ष यानी कि इससे होते हुए यहाँ तक पहुँच चुका था, ठीक है। अब देखिए यह आ चुका है 1487 में। अब इसके बाद 1494 यानी 1494 ईस्वी में कोलंबस था जो स्पेन का था। 1494 में ये स्पेन, इसी के जस्ट ऊपर स्पेन है, तो यहाँ से निकला था, यह सोचा हम आए इंडिया, ये यहाँ से फिर भाग गया, ये इधर आ गया, यहाँ पर सब कैरेबियन कंट्री है पूरा, तो यहाँ आगे पहुँच गया, अमेरिका की खोज कर दिया, इससे होते हुए अमेरिका पहुँच गया। तो वहाँ पहुँचा तो बहुत खुश हुआ, बोला कि वाह हम इंडिया आ गए। तो उसने जो वहाँ के जो लोग थे उसका नाम रख दिया, उसका नाम क्या रखा, तो उसका नाम रखा रेड इंडियन, वहाँ के जो लोग रहते थे उसको रेड इंडियन बोल दिया। तो कोलंबस किसकी खोज किया था, अमेरिका की किया था। और कब किया था, तो कोलंबस अमेरिका की खोज किया था 1494 ईस्वी में, और 1498 ईस्वी में जस्ट 4 साल बाद फिर वास्को डी गामा निकला। वास्को डी गामा फिर यहीं से शुरू किया, ऐसे यहाँ से, यह है पुर्तगाल, यहाँ से होते हुए यहाँ तक पहुँचा, ये सॉरी यहाँ तक ना, यहाँ तक तो बार्थोलोम्यू डियास आ ही चुका था। इसके बाद जैसे ही पहुँचा यहाँ पर उत्तमासा अंतरिक्ष यानी इसको केप ऑफ गुड भी बोलते हैं, जो कि अफ्रीका का दक्षिणतम पॉइंट है। तो इसके बाद जैसे यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर एक गुजराती नाविक था जिसका नाम था, कहीं आपको मिल जाएगा अबुल मानिक मिल जाएगा, कहीं आपको अब्दुल माजिद मिल जाएगा, तो दोनों थोड़ा सा पहले के हैं तो इतना एग्जैक्ट नहीं रहता, तो कहीं आपको अबुल मानिक मिल जाएगा, कहीं अब्दुल माजिद। तो यह इसको बता देता है कि आगे से आप ऐसे चले जाइए, तो यह ऐसे होते हुए पहुँच आया यहाँ इंडिया। तो इसकी जो सहायता किया था वह था अब्दुल मजीद, यानी कि वास्को डी गामा की जो यहाँ आने में जो सहायता किया था उसका नाम था अब्दुल मजीद, या अबुल मानिक भी बोल सकते हैं, कई कुछ पुस्तकों में अबुल मानिक भी दिया गया। तो 17 मई 1498 को कालीकट पहुंचा था। कालीकट जो कि केरल यहाँ केरल का तट है, कालीकट, वहाँ पर पहुंचा था। किस बंदरगाह पर पहुंचा था, तो कप्पक डाबू बंदरगाह पर पहुंचा था। और उस टाइम जो वहाँ का राजा था जमोरिन जो राजा था वह उसका भव्य स्वागत करता बाकायदे। तो देखिए जो जमोरिन था यह कहाँ का राजा था, तो यह जमोरिन जो राजा था यह कालीकट का उस टाइम राजा था, जो कि केरल का पार्ट है। तो अब देखिए वास्को डी गामा किस जहाज़ से आया था, तो वास्को डी गामा हेक्टर नामक जहाज़ से आया था। वास्को डी गामा जो हेक्टर नामक जहाज़ से आया था, और यहाँ से इंडिया से काली मिर्च लेकर गया था, और पुर्तगाल में बेचा था। तो उसको अपने जो यात्रा व्यय है ना, जो खर्चा है, पूरा यात्रा का पूरा खर्चा निकालने के बाद उसको 60 टाइम्स का फ़ायदा हुआ था, मुनाफा हुआ था, यानी 60 गुना फ़ायदा, यानी इतना मुनाफा हुआ कि अब देखिए जब मुनाफा हो गया एक बार तो सब लालच बढ़ता जाएगा। तो देखिए यह जो वास्को डी गामा था ये जमोरिन को एक अरबी जहाज़ पकड़ कर देता है,
अरबी जहाज पकड़कर जामोरिन को देता है गिफ्ट में। तो आप समझ गए, ये काली मिर्च ले गया था और वहाँ पुर्तगाल में बेचा, तो उसको काफ़ी मात्रा में यानी जो यात्रा व्यय था, पूरा एक्सपेंडिचर था, उसको निकालने के बाद जो फेयर था सबको निकालने के बाद माइनस करने के बाद उसको 60 टाइम्स का फ़ायदा हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। अब इसके बाद पेड्रो अल्वारोस केब्राल आया था सेकंड टाइम्स। वास्को डी गामा के बाद पेड्रो अल्वारोस केब्राल आता है, जो कि 1500 ईस्वी में आता है, जो कि सेकंड पुर्तगाली, जो दूसरा पुर्तगाली था 1500 ईस्वी में आता है पेड्रो अल्वारोस केब्राल। इसके बाद 1502 में वास्को डी गामा एक बार फिर आता है। 1502 में वास्को डी गामा एक बार फिर से आता है। देखिए 60 गुना फायदा हुआ, अभी आपको 10 गुना यानी 3 गुना 2 गुना फायदा होगा तो आपका खुद मन करता है, तो उसको 60 गुना फायदा हुआ था तो फिर निकल लिया। तो ये वास्को डी गामा 1502 में फिर से इंडिया आया। फिर इसके बाद जो 1503 में इन्होंने अपनी जो पहली फैक्ट्री खोली थी वो कोचीन में खोली थी। जो पुर्तगाली लोग 1503 में अपनी पहली फैक्ट्री खोलते हैं वो कोचीन में खोलते हैं। इसके बाद 1505 में कन्नूर में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री खोली। 1505 में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री खोली। अब देखिए इसके बाद आएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इसका जो टाइम पीरियड है आपको 1505 से 1509 ईस्वी दिख जाएगा। ये देखिए जो 1505 से 1509 यानी 4 साल रहा, यह प्रथम वायसराय था। पहला वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो ब्लू वाटर पॉलिसी निकाला था, यानी शांत जल की नीति। यह चाहता था कि हम शांतिपूर्वक व्यापार करें, समुद्र पर शांतिपूर्वक व्यापार करें। तो ब्लू वाटर पॉलिसी, अगर क्वेश्चन पूछे कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने निकाला था, यानी शांत जल नीति पॉलिसी जो निकाला था, किसने निकाला था, तो प्रथम वायसराय जो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, उसने निकाला था। अब 1508 की बात करें, 1508 में इसने जो संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े थे उसको हराया, सॉरी उससे हार गया, तो उससे इसका युद्ध होता है, उसमें यह हार जाता है, जिसमें से आपको गुजरात, मिस्र और तुर्की, यह तीनों लोग मिलकर चौल के समीप युद्ध होता है, जिसमें से अल्मीडा पराजित हो जाता है। यानी कि विक्ट्री किसकी होती है, तो विक्ट्री होती है ये जो सैनिक बेड़े होते हैं, मुस्लिम सैनिक बेड़े, यानी जिसमें से गुजरात, मिस्र और तुर्की के जो मुस्लिम लोग का जो संयुक्त सैनिक बेड़ा होता था, वे अल्मीडा को पराजित कर देते हैं, यानी इसमें अल्मीडा जो होता है वो हार जाता है। फिर इसके बाद देखिए, फिर अगले साल 1508 ईस्वी में, 1508 ईस्वी में होता है उसका उल्टा। देखिए इतिहास रचते हैं तो इतिहास ने भी रचा, संयुक्त नौसैनिक बेड़े को हरा दिया, ये पूरा जितने भी थे, आओ ये गया, उसके बाद आओ जितने लोग आते हैं। आप लोग एक डायलॉग सुनेंगे, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला आता है। ये देखिए, तो ये अकेला गया और जितने भी गुजरात, मिस्र जो नौसैनिक बेड़े थे सबको हरा दिया। इसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क आएगा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क सेकंड गवर्नर बनकर भारत आता है और इसको हम वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि पुर्तगालियों का भारत में वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपका आंसर होना चाहिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो कि सेकंड गवर्नर था। अब इसने देखिए क्या किया, तो इसने कोचीन को मुख्यालय बनाया, यानी जो सरकारी कार्यालय था उसको कोचीन को मुख्यालय पूरा बना दिया। इसके बाद ये जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक क्यों बोलते हैं, क्या रीजन था कि इसको हम वास्तविक संस्थापक बोलते हैं, तो इसके बारे में देखिए ये पहला था जिसने भारत में पुर्तगालियों की स्थायी आबादी व्यवस्थित करना चाहता था, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट चाहता था कि जो पुर्तगाली लोग हैं या जो भारत की जो स्त्रियां विधवा हो चाहे जो भी, उनसे शादी करें और यहाँ पर अस्थायी रूप से रहे। तो ये वास्तविक संस्थापक इसीलिए इसको कहा जाता है। 1510 ईस्वी में यह देखिए आदिल शाही यूसुफ जो कि बीजापुर का शासक था, इससे गोवा जीतता है। अब देखिए 1510 से गोवा जीता ना, और 1960 तक, यानी कि सबसे पहले आने वाले कौन थे, पुर्तगाली थे, और सबसे लेट कौन गए, तो पुर्तगाली थे। ये 1960 में जाते अभी बाकायदे अपने मर्जी से नहीं जाते ना, इनको जोर ज़बरदस्ती थोड़ा सा डराया धमकाया जाता था। तो इनको जाने का रीज़न क्या था, ये देखिए कुआ हमारा ना, तो पुर्तगाली लोग थे, तो इधर से नौसैनिक जो हमारी नौसेना है, यानी कि
नौसैनिक लोग इधर से पूरा एकदम घेर लिए, इधर से स्थल सेना, ऊपर से एयर फोर्स। उसके बाद ये सब एकदम कंफ्यूज हो गए, हम जाएँ तो सब हाथ जोड़ कर मतलब निकल गए। तो जो पुर्तगाली थे ये काफ़ी अपने से नहीं गए थे, अपनी मन से नहीं गए थे, ये सब राजी नहीं थे जाने को। और ये देखिए तो 1510 ईस्वी में आदिल शाही यूसुफ जो बीजापुर का शासक था उससे इसने गोवा जीता। इसके बाद 1511 में, अब देखिए धीरे धीरे फैलता चला जाएगा। 1511 में इसने मलक्का पर और 1515 में इसने होर्मुज यानी फारस की खाड़ी पर अधिकार कर लेता। अब देखिए यहाँ पर मलक्का क्या है और होर्मुज क्या है तो उसको हम बता देते हैं। ये मैप आपको दिख रहा है, वर्ल्ड मैप का मैप है, इसमें चीज़ें आपको अभी दिख जाएंगी। तो ये देखिए यह है सुमात्रा, यह है जावा, ठीक है, यह सुमात्रा या जावा, तो यहीं पर है मलक्का, ये यहीं पर है मलक्का, यानी कि इंडोनेशिया में ही मलक्का है। तो यहाँ पर, और होर्मुज देखिए फारस की खाड़ी आपको यहाँ मिल जाएगी, यह है, यह लाल सागर है, यह है फारस की खाड़ी, यहीं पर है होर्मुज। तो होर्मुज पर इसका अधिकार हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो इधर, अब यह होर्मुज, यह मलक्का हुआ इधर और इधर होर्मुज हुआ, तो इधर से जो अरबी जहाज जाएंगे ना तो उस पर नियंत्रण हो गया, और इधर से जो यह दक्षिण पूर्वी एशिया हो गया उस पर इसका अधिकार हो गया यहाँ पर, क्योंकि वो मेन था। तो जो जो सेंटर पॉइंट था उसको, उस पर एक कब्जा करते गए, तो यह आपका मलक्का हो जाएगा और ये जो हो गया होर्मुज। अब इसके बाद इसने अस्थाई पुर्तगीज आबादी, भारत में अस्थाई पुर्तगीज आबादी जो व्यवस्था करना चाहा वह कौन था, तो वह था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसका टाइम पीरियड आपको, यह सेकंड गवर्नर था। 1515 में सेंट जेवियर चर्च गोवा में इसकी स्थापना करता है। सेंट जेवियर चर्च में गोवा की स्थापना होती है, पुर्तगालियों ने किया। 1515 में सेंट जेवियर चर्च गोवा में इसकी स्थापना होती है। और देखिए इसने अपने इलाके में, अपने एरिया में सती प्रथा को निषिद्ध कर दिया। सती प्रथा देखिए क्या थी, अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख कहाँ पर हुआ, तो एक ऐरड़ अभिलेख है उसमें हुआ था। सती प्रथा का उल्लेख सबसे पहले ऐरड़ अभिलेख है उसमें हुआ था। सती प्रथा में देखिए जब राजा या जो सैनिक होते थे, जो सेनापति होते थे, जब वे युद्ध में मर जाते थे तो उनकी जो वाइफ्स होती थी वे जो जलती हुई चिता पर बैठ जाती थी, यानी कि वे जिंदा जलती हुई चिता पर कूद जाती थी या बैठ जाती थी, तो उसको सती प्रथा बोलते थे। अब सोचिए कि एक इंसान जिंदा होकर जल रहा है तो कितना कष्ट होता होगा। और इसकी मृत्यु हो जाती है 1515 ईस्वी में, इसकी मृत्यु हो जाती है। जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है इसकी 1515 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो गवर्नर बनकर आएगा उसका नाम है नूनो डी कुन्हा। नूनो डी कुन्हा जो कि पुर्तगाली गवर्नर है। इसका टाइम पीरियड 1529 से 1538। अब देखिए ये 1530 में क्या काम करता है कि 1530 में सरकारी कार्यालय को कोचीन से गोवा करता है। यह कुछ ज़्यादा काम नहीं किया, सरकारी कार्यालय को कोचीन से गोवा स्थापित किया। अब देखिए जब एक बार गोवा हो गया तो गोवा रह ही जाएगा हमेशा के लिए। 1534 में 1534 ईस्वी में एक त्रिशला बेसिन है, वहाँ पर इसका अधिकार हो जाता है। इसके बाद दीव पर भी अधिकार हो जाता है। दीव देखिए कहाँ पर, तो इंडिया गुजरात का रीजन आप देख रहे हैं, उससे ये नीचे छोटा सा दीव यहाँ पर, ये आप ऐसे समझ सकते हैं, छोटा सा मैप बना रहे इंडिया का तुरंत। ये देखिए इंडिया का मैप है, तो यहाँ पर है दीव, ये नीचे थोड़ा सा छोटा सा दीव है। और त्रिशला बेसिन पर 1535 में इसका कब्जा हो जाता है दीव पर। और इसने देखिए जो भारतीय जो पुर्तगाली थे ना, यह भारतीय सामुद्रिक साम्राज्य को, यह जो पूरा रीजन हुआ, यह पूरा भारतीय सामुद्रिक साम्राज्य, यह जो पूरा वर्ल्ड मैप है, यह जो अरब सागर वाला जो रीजन हुआ, जो यानी भारत से जो सटे हुए थे, इसको एस्तादो द इंडिया बोलते थे। अगर क्वेश्चन पूछे एस्तादो द इंडिया, भारतीय सामुद्रिक समाज को एस्तादो द इंडिया किसने बोला था, तो उसमें आपका आंसर होगा पुर्तगाली लोग। इसने देखिए कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था निकाला था। कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था क्या होता है उस पर हम डिस्कस करते हैं, तो इसको मिटाते हैं। देखिए जो कार्टेज
कार्डेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था, देखिए एक विशेष प्रकार की चुंगी होती थी। जैसे ये जो कार्डेज आर्मेडा व्यवस्था ना, यह कोई भी शासक किसी का भी जहाज, चाहे अकबर का हो, औरंगजेब का हो, चाहे किसी का भी हो, सबको यह जो भी व्यवस्था थी इसको टैक्स देना पड़ता था, चुंगी जिसको आप बोलते हैं ना। तो ये देखिए जो कार्डेज आर्मेडा, आर्मेडा आपको दिख रहा होगा, आर्मेडा यानी आर्म्स यानी कि सुरक्षा करते थे, काफिला यानी काफिला बनाकर चलते थे। देखिए मान लेते हैं ये जहाज है ना, ये पानी की जहाज, मान लेते हैं किसी व्यापारी की अरबी या कुछ भी, मान लेते हैं औरंग या अकबर की जहाज है, ठीक है। अकबर की जहाज है, देखिए कार्डेज आर्मेडा व्यवस्था है, जैसे एंट्री करेगा अरब सागर में यहाँ पर, तो इसको टैक्स देना पड़ता था। टैक्स आप चुंगी बोल सकते हैं, चुंगी कुछ मतलब चुंगी देना पड़ता। तो उसमें देखिए फिर ये जब आप चुंगी देते तो उसमें ये लोग थोड़ा सा क्या करते थे, क्या क्या करते थे। देखिए इसमें क्या था कि जो पुर्तगाली जो नावें थी, ये मान लेते हैं अकबर की, तो इसको सुरक्षा प्रदान करती थी, यानी कि इधर से पुर्तगाली जहाज ऐसे और इधर से, यानी इसको घेर कर, जो पुर्तगाली जहाज हैं इसको घेर कर ऐसे चलती थी कि यानी जिससे जो समुद्री लुटेरे हैं इस पर आक्रमण न कर सकें। तो इसको बीच सेंटर में जिस व्यापारी का होता था जो इसको टैक्स देता था चुंगी, उसके फिर पीछे यह लोग काफिला बनाकर चलते थे और आर्मेडा यानी इसकी सुरक्षा करते थे काफिला बनाकर। तो इसको कार्डेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था बोलते हैं। और देखिए 1542 में जो मार्टिन डिसूजा था जो गवर्नर था, उसके साथ आए थे संत जेवियर। संत जेवियर आप लोगों ने कई स्कूलों का नाम देखा होगा, सेंट जेवियर्स स्कूल, काफ़ी बहुत स्कूल का नाम है। तो काफ़ी प्रसिद्ध ईसाई जो संत थे, पादरी बोल सकते हैं, प्रसिद्ध ईसाई पादरी थे जो संत जेवियर थे। अब 1560 में ईसाई धर्म न्यायालय यानी कि गोवा में इन्होंने ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना करते हैं। और जापान व भारत के बीच व्यापार करने का जो श्रेय जाता है पुर्तगालियों को जाता है। जापान और भारत के बीच जो व्यापार करने का श्रेय वह किसको जाता है, तो पुर्तगालियों को जाता है। आपको पता है जापान का मैप में, देखिए यहाँ पर, यहाँ पूरा इंडोनेशिया होगा। अब यहाँ से ऐसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर पीला सागर, यहाँ पर है कोरिया प्रायद्वीप। तो कोरिया के बाद यही जस्ट सटा है यहाँ पर ये जापान है, उसमें आपको होकाइडो होन्शु सब मिल जाएगा। तो यह है जापान और इसी के जस्ट सामने है फिलीपींस। अभी आप लोगों ने न्यूज़ में दिखा होगा जो फिलीपींस सागर है उस पर जो चीन वाले हैं, चीन वाले देखिए ये पूरा जो रीजन है ये पूरा चीन का है, ये पूरा बहुत फैला है। तो चीन वालों ने उस पर अपना दावा ठोका है, पीला सागर पर भी अपना दावा ठोकते हैं। चीन वाले को पता होगा ये सब बड़े लालची इंसान हैं। अच्छा इधर देखिए, अब हम इसके बारे में देखते हैं कि जो पुर्तगाली थे ये जो अन्य देशों से क्या क्या चीज़ भारत लाए थे। तो आप लोग बहुत शौकीन होंगे तम्बाकू खाने का, सॉरी आप लोग नहीं, जो गलती हो गया आप लोग नहीं, जो घर में बूढ़े बुजुर्ग होते हैं काफ़ी मात्रा में लोग तम्बाकू का सेवन करते हैं। तो तम्बाकू का जो भारत में प्रचलन कौन करता, कौन लाता है, पहली बार तो पुर्तगाली होते हैं। इसके बाद आप लोग आलू खाते होंगे, आलू तो खाते होंगे डेफिनेटली, आप आलू खाते होंगे। तो आलू और मक्का, इसका मकाई भी बोलते हैं, मक्का या कॉर्न हुआ। तो आप लोग पॉपकॉर्न बहुत खाते होंगे। पॉपकॉर्न जब मूवीज या कहीं जाते होंगे थिएटर में तो पॉपकॉर्न जो फर्स्ट जो पसंदीदा यानी लेकर बैठते हैं, पॉपकॉर्न खाते रहते हैं, मूवी देखते रहते हैं। तो चिप्स खाते हैं आलू का। तो आलू कौन लाया था, पुर्तगाली लाते हैं। मक्का ये सब मध्य अमेरिका से लाए थे, मध्य अमेरिका से तम्बाकू लाए थे और आलू लाए थे, इसके बाद मक्का भी लाए थे। प्रिंटिंग प्रेस यानी कि जो आप छपाई पे करवाते हैं बुक्स का जो, तो इसका आविष्कार कौन किया था प्रेस का, तो पुर्तगाली किए थे। देखिए ये क्या क्या चीज़। और अनानास आप लोग छठ पूजा देखे होंगे, छठ पूजा में अनानास चलता है। पाइनएप्पल जूस पिए होंगे, पाइनएप्पल। तो अनानास, पपीता, पपीता के भी शौकीन होंगे। बादाम खाते हैं। देखिए एक बहुत फेमस है जो कि बादाम खाने से अक्ल नहीं आती, धोखा खाने से आती है। तो आप जो बादाम है, बादाम को लाने का श्रेय किसको जाता है, पुर्तगालियों को जाता है। और ये काजू है, काजू को कौन लाया था, तो काजू लाने का जो श्रेय जाता है पुर्तगालियों को जाता है। मूंगफली हुआ, शकरकंद हुआ, शकरकंद जिसको आम
तोल के इसको देखिए आप स्वीट पोटैटो बोलते हैं, शकरकंद को स्वीट पोटैटो, गंजी भी बोलते हैं, और कहीं इसको कंडा भी बोला जाता है। लीची देखिए क्या है, लीची भी लाए थे, और संतरा, ऑरेंज यानी संतरा और लीची। तो यह रहा पूरा यूरोपीय कंपनियों के आगमन में पहली जो फर्स्ट पुर्तगीज थे, पुर्तगाली, तो उसके बारे में देखा। तो कैसे आए थे, क्यों आए थे, कब आए थे। अभी देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ा जो दहेज मिलता है ना, ये देते हैं किसको, ब्रिटेन वालों को सबसे बड़ा दहेज, पूरा बम्बई उठाकर पूरा दहेज दे देते हैं ब्रिटेन को। तो उसके बारे में जब अंग्रेज के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें उसको डिस्कस कर देंगे। तो यह रहा पूरा पुर्तगीज यानी यह फर्स्ट वीडियो। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि जो यूरोपीय कंपनी थे वे भारत और नए देशों की खोज करने की क्या ज़रूरत पड़ी, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और किस लिए वे भारत आए, और क्या क्या चीज़ लाए, कौन कैसे था। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोरोना वायरस बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, तो थोड़ा सा सब्र बनाइए, अपने पैरों में थोड़ा सा लगाम लगाइए, थोड़ा सा मुंह पर भी लगाम लगाइए, मास्क पहनिए, और बाहर कम घूमिए। क्योंकि देखिए आप बाहर से मान लीजिए घूम टहल कर आ रहे हैं, तो अंदर बूढ़े बुजुर्ग लोग होंगे, दादा होंगे, दादी होंगे, छोटे बच्चे होंगे, तो कम से कम उनका ख्याल रखिए। तो ये रहा पूरा। अब यह जो सीरीज है, जो एंशियंट और मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री की, यह सीरीज अब निरंतर डेली वीडियोज आती रहेंगी। और इसके साथ आपका जो जियोग्राफी वाला पोर्शन है वो काफ़ी वीडियोज अपलोड हो चुके, तो आप उसको देख सकते हैं। क्योंकि उसको अब हम सोचते हैं कि बहुत जल्दी सबको समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है। क्योंकि यूपी फर्स्ट वीक या मई लास्ट वीक तक है शायद, तो उससे पहले जो चीज़ें वे आप तक पहुंच जाएं, तो वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।